सुशीला ठाकबोरी जी का आत्मकथा अंश शिकंजे का दर्द। मकान किराए पर लेने की भी बहुत लंबी कहानी है। बहुत दिनों तक, कितने महीनों तक हम किराए के मकान की खोज में भटकते रहे। किराए का मकान ढूंढते समय हमें हर जगह अपनी जाति बताना पड़ा। हम अपनी जाति वाल्मीकि बताते थे। महाराष्ट्र प्रांत में कुछ लोग वाल्मीकि नाम से हमारी जाति के वर्ण और जाति भेद के स्तर को नहीं समझ पाते थे। तब वे हमें 2-4 दिन के बाद आने के लिए कहते। 2-4 दिन में वे वाल्मीकि रहस्य को जान लेते। तब दोबारा उनके पास जाने पर उनका टका सा जवाब मिलता, मकान किराए पर नहीं देना है। आप हमारे मकान में कैसे रह सकते हैं? वाल्मीकि कहकर आप हमें बेवकूफ़ बना रहे थे। कई बार इस तरह की बातों से शर्मिंदा होना पड़ा था। हम जलालखेड़ा क्षेत्र के गौलीपुरा में एक मकान देखने गए। मकान में गाय भैंस का तबेला था। वह मकान अहीर जाति का था। मकान के सामने और आसपास दलदल जैसा गोबर और पानी का गारा था, जिससे गोबर और मूत्र की सड़ी दुर्गंध आ रही थी। उस मकान में पीछे के 2 खाली कमरे किराए पर देना था। घर मालिक ने हमसे जाति पूछी। हमने वाल्मीकि बताया। वह कुछ समझा नहीं। उसने कहा, बाद में आओ। दूसरे दिन प्रकाश हाई स्कूल की 8वीं कक्षा की एक लड़की ने मुझे बताया, टीचर जी, कल आप जिस घर को देखने गए थे, वे कह रहे थे वाल्मीकि यानी भंगी होता है। वे आपको किराए से घर नहीं देंगे। मैंने पूछा, तुमको कैसे मालूम? लड़की बोली, मैं वहीं रहती हूँ। तब मैं किसको क्या कहती। ऐसी स्थिति में हमें किराए का मकान कहीं भी नहीं मिल रहा था। हमने बहुत मिन्नतें करके महेंद्र कॉमरेड का मकान किराए पर लिया था। इसके लिए भी बहुत पापड़ बेलना पड़ा। शेर सिंह नाहर दूर के रिश्ते का भतीजा है। उनके साथ ठाकबर जी मकान मालिक से मिले। हमारी जाति का नाम सुनकर कॉमरेड की पत्नी ने मकान देने से साफ इनकार कर दिया। उनका बेटा और शेर सिंह नाहर के बीच मित्रता थी। दोनों एक ही पार्टी का काम करते थे, मगर मकान देने की बात अलग थी। तब ठाकबोरे जी ने हमारे स्कूल के संस्थापक और मैनेजर श्री प्रकाशी जी से मिन्नतें की और उन्हें साथ लेकर कॉमरेड की पत्नी और बेटे से मिलने गए। प्रकाशी जी जैसे बड़े व्यक्ति के आग्रह पर कॉमरेड की पत्नी ने मुश्किल से मकान देना स्वीकार किया। सबसे पहले तो मकान का किराया ही दुगना बताया। यद्यपि महेंद्र कॉमरेड की पत्नी नाराज थी। महेंद्र जी नहीं थे। बेटे ने माँ को समझाया। फिर भी माँ ने हमारे लिए कई बंधन और शर्तें रखी थी। तुम्हारे रिश्तेदार यहाँ नहीं आएंगे। तुम यहाँ कोई कार्यक्रम आदि नहीं करोगे। तुमसे पड़ोसियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसी अनेक शर्तों को हमने सहज ही मान लिया था। मिट्टी की दीवार और छोटे देशी कबेलू की छत का वह मकान बहुत पुराना था। दोनों तरह घरों की कॉमन दीवारें थी। घर में दिन में भी अंधेरा रहता था। छत और दीवारों से मिट्टी गिरती रहती। फिर भी हमने वह मकान अधिक किराए पर खुशी से ले लिया। जाति के कारण कहीं और दूसरा मकान मिलना मुश्किल था। लोग किसी भी पहचान पाने के लिए सबसे पहले जाति पूछते हैं। आप कौन हैं? इसका मतलब है आप किस जाति के हैं। मकान किराए पर लेने के लिए तो जाति का अपना अहम महत्व है। जाति के बिना समाज नहीं हो सकता। जाति के बिना इंसान नहीं हो सकता। जाति की जानकारी के बिना सामाजिक व्यवहार नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में कॉमरेड भाई का वह टूटा फूटा मकान मिल सका, उसी में संतोष किया। हम 1980-81 के बीच भालदारपुरा के पास बहुजन मराठा समाज की इस बस्ती में रहे। मिट्टी के उस अंधेरे घर में मैंने पहली बार अपनी गृहस्थी शुरू की। सासू माँ बीमार थी। ननद जब तब आकर खूब खरी खोटी सुनाकर जाती। अपना कहने को वहाँ आसपास कोई नहीं था।
दिन इसी तरह बीतते रहे, एकाकी, अपने आप में सीमित। हम चुप चुप ही रहते थे। पारिवारिक समस्या और आर्थिक कठिनाइयों के साथ साथ हम जाति भेद के दंश भी सहन कर रहे थे। पड़ोसियों की उपेक्षा और तटस्थता से अपमान महसूस होता था। जाहिर तौर पर भी अपमान होता रहा। एक दिन सुबह मैं अपना आंगन घर झाड़ने की झाड़ू से झाड़ रही थी। पड़ोस की महिला भी आंगन झाड़ने के लिए बाहर आई। पति के पान ठेले के भरोसे गरीबी में उनका गुजारा होता था। उसे देखकर मैंने औपचारिकतावश पूछा, हो गया काम? कभी कभी ऐसी ही एक दो बातें होती थी। हम बात कर रहे थे, तभी वहाँ अपनी झोली लेकर एक भिखारी आया। उसने जोर से आवाज़ लगाई, माँ दया करो, धर्म के नाम पर दान करो। पड़ोसन तुरंत भिक्षा लेने अंदर चली गई। मैं उस भिखारी को देख रही थी। तभी सामने के घर की महिला ने भिखारी को आवाज़ देकर बुलाया। वह भिक्षा पहले ही दे चुकी थी, अब कोई नेक सलाह दे रही थी। भिखारी सिर हिलाता हुआ वापस आया। पड़ोसन ने एक कटोरी आटा बहुत श्रद्धा भाव के साथ उसकी झोली में डाला। मैं बरामदे में आ गई। बरामदे से मैंने देखा और सुना। पड़ोसन भिखारी से हमारे घर की ओर इशारा करके कह रही थी, महाराज जी, इस घर की भिक्षा नहीं लेना, यहाँ जमादारन रहती हैं। यह सुनते ही मेरे कानों में जैसे बम फटा। मेरा सिर झन्ना गया, जैसे किसी ने कनपटी पर झन्नाटेदार चोट मारे हो। उसे पता था मैं हाई स्कूल में शिक्षिका हूँ, फिर भी सवर्ण मानसिकता के कारण, जाति से और ऊंच नीच के जाति भेद से उसने मुझे बस यही समझा था। भिखारी ने झूमते हुए सिर हिलाकर कहा, अच्छा हुआ माताजी आपने बता दिया, मैं भला उनके घर का आटा कैसे ले सकता हूँ। सामने के घर की महिला ने भी भिखारी को बुलाकर यही कहा होगा। यह मेरा अपमान था, मगर कहीं कोई चारा नहीं था। मैंने बरामदे से भिखारी को और पड़ोसन को देखा। पड़ोसन फटी हुई पुरानी साड़ी पहने थी, रूखा सूखा चेहरा, सूखे सूखे हाथ पैर थे, जैसे कई दिनों से भरपेट न खाया हो। भिखारी पूरी तरह चकाचक दिख रहा था। सिर में भरपूर डाला गया तेल चेहरे पर भी चमक रहा था। काला रंग और गोल मटोल शरीर था। वह सस्ता नकली रेशम का भगवा कुर्ता और पीली धोती पहना था। लाल रंग का रेशमी दुपट्टा गले में लिपटा था। माथे पर सफ़ेद चंदन की 3 लकीरें बनी थी। पैरों में बाटा का जूता और मोजे थे। कुछ भिखारी मांगने के लिए स्वांग बनाकर रखते थे। भिक्षा देने वाले उन्हें महाराज कहते। भिखारी मेरे घर की ओर देखते हुए आगे बढ़ गया। यदि वह मुझसे मांगता तब भी मैं उस चिकने चुपड़े भिखारी को कुछ नहीं देती, मगर यहाँ तो वह ना मांगकर मेरा अपमान करके गया था। भिखारी चला गया। पड़ोसन महिला भी घर के अंदर चली गई, मगर मैं वहीं बरामदे में खड़ी इस बात पर सोचती रही। मन में उथल पुथल होती रही। जाति ऐसी चीज़ है जो कभी जाती नहीं है। जाति व्यवस्था जनमानस में बहुत गहराई तक अपनी जड़ें जमाकर बैठी है। इंसान के जीवन में जैसे जाति ही सब कुछ है, बाकी और कुछ भी नहीं। इस बात से मेरा मन दुखी हो गया था। भालदारपुरा के उस मोहल्ले में ऊंची जाति की कहलाने वाली एक भी महिला ग्रेजुएट नहीं थी, मैट्रिक भी नहीं होगी। वे घर का काम करने वाली बाई जैसी थी। फिर भी उनमें उच्च जाति का अभिमान था। मराठा, कुंबी, कोष्टी, तेली, तमोली जैसी बहुजन जाति की होकर भी वे स्वयं को श्रेष्ठ मानती थी। वे मुझे स्कूल में अध्यापन के लिए जाते देखती थी, मगर इस बात का उनके लिए कोई महत्व नहीं था। याद रखने की बात सिर्फ जाति थी। जातिभेद के दंश ने मुझे बहुत पीड़ित किया है। मेरे साथ ही ऐसी घटनाएं क्यों घटी? यह बात नहीं है, ऐसी घटनाएं मेरे जैसे सभी के साथ लगातार घटती रही है। अपमान वे ही महसूस करते हैं जिन्हें सम्मान मिला हो या जिन्होंने सम्मान को समझा हो। सम्मान मिलने पर भी मैंने लगातार ऐसे जाति भेद और छुआछूत के अपमान को भोगा है।
मानसिक संताप की वे घटनाएं मेरे लिए अविस्मरणीय बन गई हैं। हमारे स्कूल के सहकर्मी शिक्षक गिरधारी लाल सोलंकी की मिसेस एक बार हमारे घर आई। उन्होंने हमारे घर चाय नाश्ता किया। हमसे मिलकर वे बहुत खुश हुई। वह स्वयं को प्रगतिवादी मानती थी। वे मुझसे अक्सर कहती थी, मैं जाति पाति नहीं मानती। जाति में क्या रखा है, सबको भगवान ने एक जैसा बनाया है। उनकी ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी होती थी कि दुनिया में अच्छे लोग भी रहते हैं। दूसरी बार जब वह हमारे घर आई तब टागभोरे जी और मैं घर में नहीं थे। दरवाज़ा बंद देखकर उन्होंने पड़ोसन से पूछा, ये लोग कहाँ गए? मिसेस सोलंकी का यह प्रश्न पड़ोसन को इस रूप में सुनाई दिया, ये लोग कौन हैं? मिसेस सोलंकी ने पड़ोसनों की बातें हमें बताई थी। वैसे भी किसी नए व्यक्ति को यह बताना पड़ोसन अपना धर्म समझती थी कि हम कौन हैं, हमारी जाति क्या है, ताकि लोग हमसे दूर रहें। पड़ोसन और सामने के घरों की महिलाएं घर में ही रहती थीं। हमारे लिए पूछने पर वे यही बताने लगी जो उनके मानस में था। पड़ोसन ने तत्परता से बताया था, है कोई झाड़ू वाली, यहाँ रहती है। हम तो उनसे कोई वास्ता नहीं रखते, न लेना न देना। पड़ोस में है तो मुंह देखना ही पड़ता है। कॉमरेड का बेटा बड़ा मॉडर्न बनता है, उसी ने अपना घर किराए पर देकर इन्हें यहाँ बसा लिया है। मिसेस सोलंकी को कुछ न बोलते देखकर पड़ोसिन बोली थी, आप कौन हो? आप तो ऊंची जाति की लगती हो। अपनी जाति ऊंची होने का अभिमान सबको होता है। मिसेस सोलंकी ने तब गर्व के साथ बताया था, हम सोलंकी हैं, राजपूत ठाकुर हैं। हमारे सोलंकी गुरुजी और ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं। मैं ऐसे ही मिलने आई थी। पड़ोसनों की कुछ बातें सोलंकी मैडम ने हमें बताई थी। जो उन्होंने नहीं बताया वह पड़ोस के बच्चों से अलग अलग किस्तों में मालूम हो गया था। सामने वाली महिला भुनभुनाते हुए बड़बड़ाने लगी थी, हम तो राह देख रहे हैं, ये कब यहाँ से जाएं तो पाप कटे। रात दिन मुंह देखना पड़ता है। हम तभी आ गए थे, स्कूल की छुट्टी के बाद कुछ खरीदी करके लौटे थे। मेरे हाथों में छात्रों की परीक्षा के उत्तर पत्रिका के बंडल थे। मैंने और ठाकभोरे जी ने खुशी जाहिर करते हुए मिसेस सोलंकी को नमस्ते कहा, मगर तब उन्होंने हमारी पड़ोसनों के सामने अपनी अधिक खुशी जाहिर नहीं की। मैं समझ गई थी पड़ोसन ने अपने मन का जहर उगाला होगा। मैंने तभी महसूस किया था, मैं शिक्षिका हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनकी परीक्षा लेती हूँ, उनकी उत्तर पत्रिका जांच कर उनके ज्ञान का परीक्षण करती हूँ, उनके पास या फेल होने का निर्णय देती हूँ। सभी जाति धर्म के छात्र छात्राओं के विषय ज्ञान के साथ उनके बुद्धि विवेक का भी मूल्यांकन करती हूँ। तब क्या मैं अपने इन पड़ोसियों के और इस तरह के लोगों के बुद्धि विवेक ज्ञान और अभिमान का मूल्यांकन नहीं करती? ज़रूर करती हूँ। ऐसे सब लोगों को मैं फेल करती हूँ। तब मैं बेचारी क्यों? बेचारे तो ये लोग हैं जो बुद्धि से दरिद्र हैं, समता मानवता के ज्ञान के अभाव में अविकसित मानसिकता के कारण पंगु हैं, जो समाज के नाम पर कलंक हैं। मैंने तब सोचा था, बचपन से धर्म और संस्कार के नाम पर इन्होंने यही सीखा है, यही देखा है, इसलिए वैसा ही सोचते हैं और वैसा ही करते हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है इन्हें कुछ पता नहीं है। कुएं के मेंढक की तरह ये लोग अपनी छोटी सी दुनिया में ऊंच नीच की टर टर करते रहते हैं। उस दिन मिसेस सोलंकी हमारे घर बहुत कम समय रुकी थी। बहुत आग्रह करने पर उन्होंने सिर्फ चाय पी। साथ ही बहुत अपनेपन के साथ मुझे समझा कर कहा था, देखो आप बुरा मत मानना, मैं छुआछूत नहीं मानती, मगर आप अपनी पड़ोसनों को और मोहल्ले में किसी को भी यह नहीं बताना कि मैं आपके घर खाती पीती हूँ। ये लोग हमारी जाति के लोगों को यह बताएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उनकी बातें सुनकर मेरा मन विचलित हो गया था। कौन अपना है कौन पराया समझ में आ गया था। क्यों लोग ढोंग करते हैं, क्यों लोग बड़प्पन ओढ़ते हैं। जब मन से भेदभाव गया ही नहीं तो दिखावा क्यों करते हैं। यदि सच में प्रगतिशील बनने की बात करते हैं तो वैसे हिम्मत भी चाहिए, परिस्थितियों का सामना करने की, लोगों को जवाब देने की, डटकर खड़े रहने की।
सामने वालों की मानसिकता बदलने की। बहुत हिम्मत चाहिए प्रगतिशील बनने के लिए। हमारे सामने अलग बातें और हमारे पीछे कुछ और बातें, यह तो उनका बहरूपियापन है। कैसा प्रभाव है बुरे लोगों का। उनके प्रभाव से अच्छे लोग भी बुरे बन जाते हैं। भेदभाव फैलाने वाली इन भावनाओं को कोई जड़ से ख़त्म क्यों नहीं कर सकता। क्या यह जाति भेद की भावना लोगों के दिलों से कभी खत्म ही नहीं होगी। क्या यही सामाजिक भेदभाव, जाति भेद का कलंक हमारे देश का गौरव और हमारे देश की संस्कृति बना रहेगा। हिंदू धर्म की ये बातें मन को बहुत संतप्त करती हैं। अपने भारत देश को, अपनी भारतीय संस्कृति को निष्कलंक बनाने के लिए हृदय तड़पता है। किसी देश और समाज की स्थिति का मूल्य मापन कहीं आर्थिक स्थिति से होता है, कहीं राजनीतिक स्थिति से, कहीं नैतिक मूल्यों के आधार पर होता है, कहीं शिक्षा से। मगर हमारे देश में अभी तक व्यक्ति और समाज का मूल्यांकन जाति के आधार पर ही होते रहा है। यह देखकर बहुत दुख और अफसोस होता है। शिक्षित समझदार लोग भी इन बातों को नहीं समझ पाते हैं। नासमझ लोगों की तो बात ही अलग है। पड़ोसन तंबोली जाति की थी। उसका 4 साल का लड़का था। पति 11-12 बजे रात तक पान ठेला बंद करके लौटता। अक्सर शाम को तमोलन के घर एक जवान लड़का आता था। तमोली के आने के पहले वह चला जाता था। हम और मोहल्ले के अन्य लोग भी उसे आते जाते देखते थे। लोग यह बात जानते हैं। यह जानकर भी तमोलन निर्लज्जता के साथ हंसती रहती थी, जैसे यह कोई गलत बात ही नहीं है। चरित्रहीन होने के बाद भी उसे ऊंची जाति का गुमान था। सामने वाली महिला कुंभी जाति की थी। वह बहुत धार्मिक थी। सुबह शाम नियमित रूप से पूजा करती, पोथी पढ़ती और भजन करती रहती थी। घर का काम बेटी करती रहती। बेटी मैट्रिक पास नहीं कर सकी, फिर भी उसे इस बात का दुख नहीं था। उसे दुख था हमारे वहाँ रहने का। इसके लिए वह रात दिन कुढ़ती थी। उसके लिए जाति भेद ही सर्वोपरि था, बेटी का भविष्य नहीं। जाति भेद की बातें लोग पूरी तरह मानते थे, अपना लाभ हानि भी नहीं देखते थे। महेंद्र कॉमरेड के उस घर में हम मकान मालकिन की शर्तों के अनुसार ही रह सके थे। हमसे मिलने हमारे रिश्तेदार वहाँ अधिक नहीं आए। कभी ननद का परिवार आता था, कभी चचेरे ननद, देवर, जेठ कुछ देर के लिए आते थे, बस। कॉमरेड की पत्नी होकर भी वह धर्म कर्म जाति भेद अधिक मानती थी। एक बार माँ और पिताजी आए थे। आते ही घर के अंदर चले गए। 3 दिन वे अंदर ही रहे, फिर चुपचाप वापस चले गए। कितना आतंक था मोहल्ले वालों का। बेचारे हर समय डरे सहमे रहे। न जोर से बोले न हंसे, सिर झुकाकर आए और सिर झुकाकर चले गए। उन्हें चिंता थी कहीं उनकी बेटी दामाद किसी परेशानी में न पड़ जाएं। यदि जाति के कारण उन्हें इस घर से निकाला गया तो वे कहाँ जाकर रहेंगे। किराए का दूसरा घर मिल पाना आसान बात नहीं थी। अपने जाति समुदाय के मोहल्लों में रहना भी कठिन था। असुविधा, शोर आवाज़, ईर्ष्या द्वेष और झगड़ों के कारण शांति से वहाँ रहना मुश्किल था। हमारे लोग कभी अनजाने में और कभी जानबूझकर तकलीफ बढ़ा देते थे। इन्हीं परेशानियों से बचने के लिए हमने गैरों के बीच में रहने का निर्णय लिया था। मेरी सासू माँ की मृत्यु इसी घर में हुई थी। 65 वर्ष की उम्र थी। कुछ शारीरिक तकलीफ थी। वे कई दिनों से बीमार थी। घर में अंदर ही अंदर रहकर बिना किसी से बोले दिन भर अकेले चुप रहना दुखदाई था। हम स्कूल जाते थे, तब से हमारे आने तक दरवाज़ा बंद रहता था। हमारे आने के बाद फिर से बंद हो जाता था। घर भी ऐसा था, न हवा न प्रकाश। दिन में भी अंधेरा रहता। दिन भर बिजली का बल्ब ऑन रखते थे। उन दिनों मीरा अपनी सास के घर नागपुर की डिफेंस कॉलोनी गई थी। मेरी सास की मृत्यु हुई तब मैं घर में अकेली थी। टाकभौरे जी सुबह से किसी काम से बाहर गए थे। चिंटू बेटा उनके साथ था। सासू माँ को हिचकी लेते देखकर मैंने उन्हें पुकारा, माँ
माँ, क्या हुआ माँ? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उनकी छाती पर हाथ फेरती रही, उनकी हथेलियाँ मलती रही। सासू माँ शांत लेटी है। यह देखकर मैं देर तक पलंग पर उनके सिरहाने बैठी रही। काफ़ी देर हो गई। यह देखकर मैंने उन्हें पुकारा। उनका हाथ पकड़कर हिलाया। उनकी हथेली को अपनी हथेली से मलती रही। मैंने देखा धीरे धीरे सासू माँ की उंगलियां मुड़कर कठोर हो गई और मेरी हथेली को जकड़ने लगी। यह देखकर मैं डर गई। मैं डर कर चीखने लगी। चीखते हुए मैंने अपना हाथ छुड़ाया और नीचे बैठकर अकेली रोने लगी। मेरी चीख, मेरा रोना सुनकर भी पड़ोस का कोई नहीं आया। ठाकबोरे जी ने आकर देखा, माँ अब नहीं रही। उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों को खबर दी। कुछ लोग घर के सामने इकट्ठे हुए। घर मालकिन ने यह देखा तो वह 1 मिनट के लिए घर के अंदर आई। फिर बाहर आकर ठाकबोरे जी से बोली, यह सब तो ठीक है, मगर आप इन्हें किसी रिश्तेदार के घर ले जाओ। वहाँ ले जाकर वह सब क्रिया कर्म करो। हमारे घर में यह सब नहीं होना चाहिए। आप लाश यहाँ से ले जाओ। 1980 की 4 मई को लास्ट वर्किंग डे के बाद हम दोनों पति पत्नी को 1.5 माह की स्कूल की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां मिली थी। जैसे सासू माँ इस दिन की राह देख रही थी कि कब मेरे बेटे बहू को अवकाश मिले तो मैं इस घर से जाऊं। तबीयत खराब होने के कारण वे सोई सोई रहती थी। मकान मालकिन की बात सुनकर ठाकबोरे जी ने तुरंत रिक्शा बुलाया। मृत सासू माँ को चादर में लपेटकर रिक्शे में रखा। मैं लाश के साथ रिक्शे में बैठी। चचेरी ननद कमलाबाई भी साथ बैठी। मोहल्ले की कोई महिला बाहर नहीं आई। न किसी ने मुझे सांत्वना दी। यह सब देखकर मेरा हृदय क्रंदन कर उठा। क्या यही है भारतीय समाज, भारतीय सहिष्णुता? विश्व बंधुत्व की बात करने वाले अपने पड़ोसी से भी मानवता, भाईचारे का संबंध नहीं रख सकते? मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब ठाकबोरे जी ने कहा, यहाँ मत रो। मैं रिक्शे में बैठी हथेलियों में मुंह छिपाए रोती रही। रिक्शा शाम टॉकीज़ के पास से मेडिकल टीबी वार्ड के धोबी चाल के क्वार्टर आया। यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में चाचा ससुर, मौसी सास अपने परिवार के साथ रहते थे। चाचा और मौसी मेडिकल अस्पताल में नौकरी करते थे। उनके 4 बेटे और 3 बेटियों का भरा पूरा परिवार था। मैयत उठाने के लिए हमारे सब रिश्तेदार यहाँ इकट्ठे हुए। मोहल्ले के सब लोग भी आ गए। घर परिवार के हम सब लोग धाड़ मार कर रोने लगे। जहाँ हम 1 साल से रह रहे थे उस मोहल्ले के लोग मुझसे एक शब्द नहीं बोले थे। इतनी बड़ी दुखद घटना होने के बाद भी संवेदना, सहानुभूति का भाव नहीं बता सके। किसी ने अपने बच्चों को भी वहाँ झांकने नहीं दिया। ऐसा असामाजिक व्यवहार, ऐसा अमानवीय हृदयहीन व्यवहार, क्या हम इंसान नहीं? वहाँ हम अपने दुख में ज़ोर से रो भी नहीं सकते थे। यहाँ हमने अपने लोगों को अपना दुख बताया। हमारे लोगों ने हमारा दुख समझा। हमारे दुख में वे भी सहभागी हुए, वे भी रोए। मैंने रो रो कर सबको बताया। मैं अकेली थी, मुझे कुछ जानकारी नहीं थी कि यह सब कैसे होता है। सासू माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैं डर कर चीखी थी। मेरी चीख सुनकर कोई नहीं आया। मैं रोती रही, मुझे रोती देख कर भी कोई नहीं आया। चचेरी ननद कमलाबाई बोली, हम तो कहते हैं यहीं अपने वालों के बीच रहो, इधर उधर परायों के बीच रहने क्यों जाते हो? मैं उनसे क्या कहती? अपनों के बीच रहने में भी परेशानियां थी। शिक्षित होकर अच्छी नौकरी करते हुए हम अच्छे जीवन यापन की कामना करने लगे थे, मगर इसके लिए हमें सहयोग नहीं मिल सका। वहाँ उपस्थित रिश्तेदार महिलाओं ने हिंदू रीति रिवाज से सासू माँ को नहलाया। सभी महिलाओं ने उन पर थोड़ा थोड़ा पानी डाला, मानो सब ने नहलाया। पुराने गीले कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनाए गए। उन्हें महाराष्ट्रीयन पद्धति की 16 हाथ लंबी साड़ी कछौटा लगाकर पहनाई गई।
तुरंत सिलवाकर ढीला लंबा नया ब्लाउज उल्टा पहनाया गया। सास विधवा थी, इसलिए उनका कोई श्रृंगार नहीं किया गया। पुरुषों ने बांस की सीढ़ी ठठरी बना ली, उस पर तनस यानी लंबी घास बिछाकर नया सफ़ेद झिरझिरा कपड़ा बांधा गया। सासू माँ हमेशा के लिए विदा हो रही हैं, फिर कभी नहीं दिखेंगी, यह सोचकर ही छाती फट रही थी। ठाकबोरे जी घबराए हुए रो रहे थे। अर्थी पर शॉल डाला गया। रिश्तेदारों और मोहल्ले के लोगों ने फूलों के हार डाले। पूरी अर्थी फूलों के हार से ढंक गई। 4 लोगों ने कंधों पर अर्थी उठाई। ठाकबोरे जी रस्सी में बंधी छोटी मटकी में अग्नि लेकर अर्थी के आगे आगे चले। श्मशान घाट में चिता को अग्नि दी गई। इस दुखद घटना के साथ उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार और बहिष्कार की हृदय विदारक वह घटना ऐसी थी कि हम जलती चिता के सामने खड़े होकर प्रण करते, कसम खाते और सबके सामने यह जाहिर करते, हम ऐसे जातिवादी लोगों से बदला ज़रूर लेंगे। बदला लेने की कस्में ऐसे ही अवसरों पर खाई जाती हैं, जब दिल पर बहुत गहरी चोट लगी हो, जब दुख का पहाड़ सिर पर टूटा हो, जब अन्याय, अत्याचारपूर्ण दुर्व्यवहार के असीम दुख से मन तिलमिलाया हो, तब हृदय की हुक दृढ़ निश्चय की कसम बन जाती है। तब आक्रोश की चिंगारियां फूटने लगती हैं। तब अन्यायी व्यवस्था को तोड़ने का निश्चय आग की तरह भड़क उठता है। मैंने भी यह निश्चय किया, हम उस मोहल्ले में उन जातिवादी लोगों के बीच नहीं रहेंगे। फिल्मों की बात या कहानी उपन्यासों में चरमोत्कर्ष की बात अलग होती है। साधारणतः जीवन में सोच समझकर कदम उठाया जाता है। क्रांति कुर्बानी के बिना नहीं आती। क्रांतिकारी बनने के लिए भावनाओं के उद्रेक के बहुत ऊंचे तापमान की ज़रूरत होती है। उतना तापमान जितना ज्वालामुखी के भीतर होता है, जो धरती की छाती फाड़कर आग का दरिया बहा देता है। तभी अग्नेय क्रांति होती है। मुझ में आग की कमी नहीं थी, आक्रोश भी बहुत था, मगर हम दुखी थे। क्रांतिकारी विद्रोही मन को अकेलेपन के दुख ने कमज़ोर कर दिया। 5 मई 1980 को सासू माँ का दाह संस्कार हुआ। हम अपने दुख में रोते रहे। 13वें दिन पूजा और गुरु पाठ कराया। हमारे लोग सिख धर्म का अनुकरण करते हुए गुरु पाठ और गुरु का प्रसाद करते हैं। वाल्मीकियों के गुरुद्वारे उत्तर भारत, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत हैं। गुरुवाणी और अरदास के साथ हमने घर में गुरु प्रसाद किया था। भोजन परोसकर सासू माँ के नाम से भोग लगाकर समाज के लोगों को भोजन कराया। 13वीं का कार्यक्रम करके हम अपने उसी घर में लौट आए, मगर अब यहाँ मेरा मन नहीं लगता था। मुझे यहाँ के लोगों से नफरत हो गई थी। दुखी हृदय चीख चीख कर कहता था, कैसे हैं ये लोग, कैसा इनका धर्म है, कैसे इनके संस्कार हैं, कैसा ईमान है। जो हमें इंसान नहीं समझते, ऐसे इंसानों पर थू है, ऐसे समाज पर थू 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 है। मेरी नाराज़गी वाजिब थी, मगर किसी को हमारी नाराज़गी की परवाह नहीं थी। हमने निश्चय करके वह घर, वह मोहल्ला छोड़ दिया। फिर भी पीड़ा मन में कसकती रही। जाति भेद के दर्द के वे घाव अभी तक हरे भरे हैं। हमने लगातार प्रयत्न करके नया मकान ढूंढा था। शेर सिंह नाहर की मदद से मानेवाड़ा रोड के तुकडोजी चौक पर एक कमरा और किचन का छोटा मकान हम पा सके थे। नए घर में आकर मैं उस पुराने घर को याद करती थी, तब मन वितृष्णा से भर जाता था। कैसा था वह घर। ज़मीन से कभी चींटों के झुंड निकलते, कभी चींटियाँ पूरे घर में फैल जाती। पके हुए चावल रोटियों में चींटियाँ भर जाती। मिट्टी की चौड़ी दीवारों में चूहों के बिल थे। दिन रात घर में और छत पर चूहे दौड़ते रहते। छत के ऊपर चूहों के लिए बिल्लियाँ दौड़ती। ऐसा मकान, वह भी इतनी शर्तों पर, एहसान करके दिया गया था। ऐसे मकान का दुगना किराया देकर हम वहाँ रह रहे थे।
वह भी इतनी उपेक्षा और अपमान के साथ। उन्हें ऐसा स्वभाव व्यवहार कहाँ से मिला? किसने सिखाए थे उन्हें ऐसे संस्कार? किसने बनाई समाज की ऐसी मनोवृत्ति? किसने बनाए थे ऐसे कायदे कानून, नियम, नीति, परंपराएं कि इंसानों से इंसानियत का रिश्ता भी न रखा जाए? हम इंसानों की बस्ती में रहकर भी उनसे अलग रहने के लिए मजबूर किए गए। हिंदू धर्म में नरक की कल्पना की जाती है। लोग स्वर्ग और नरक की बात मानते हैं। इसका संबंध भाव, विचार और अनुभूतियों से है। उस पुराने घर के मोहल्ले में एक बनिया की किराने की दुकान से लोग सौदा लेते थे। मई 1980 के पहले की बात है। एक दिन उसकी दुकान नहीं खुली। पालतू बीमार कुत्ते की देखभाल करने के कारण दुकान नहीं खोली थी। दुकान के पीछे बनिया का घर था। कारण मालूम होने पर मोहल्ले के लोग कुत्ते का हालचाल पूछने देखने बनिया के घर गए। मरणासन कुत्ते को देखकर हमें भी दुख हुआ था। लोगों ने बनिया से सहानुभूति जताते हुए कहा था, एक दिन सबको स्वर्ग जाना है। दुनिया तो 4 दिन का मेला है। जब तक रहो हिल मिल कर रहो, बाद में यहाँ से क्या ले जाना है। तब किसी ने यह भी कहा था, बदी भूल कर नेकी करते रहना चाहिए। आप सबके साथ नेकी करते हैं, आपके पुण्य से आपका कुत्ता स्वर्ग जाएगा। मुझे जब उनकी ये बातें याद आती थी तो बहुत आश्चर्य होता था। जो लोग एक कुत्ते के लिए इतने संवेदनशील हो सकते हैं, वे अपने पड़ोसी इंसान के प्रति इतने संवेदन शून्य, हृदयहीन क्यों हो गए? सिर्फ जाति के कारण? क्या हम कुत्ते से भी गए गुजरे हैं? इंसान होकर भी जानवरों से तुच्छ, उपेक्षित हैं। किसने निर्धारित की ऐसी धारणा? ऐसे दुष्टों को सजा देना है। उनकी कुटिल नीतियों का पर्दाफाश करके उनकी तथाकथित उच्चता, श्रेष्ठता को खत्म करना है। जाति भेद, वर्ण भेद की बातें कोई सामान्य बातें नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा इतिहास है। यह भारत के मूल निवासियों और यूरोशियों के बीच संघर्ष का परिणाम है। छल कपट के साथ, साम दाम दंड भेद के साथ यहाँ के मूल निवासियों को पराजित करके उन्हें उपेक्षित, शोषित, पीड़ित बनाए रखने का इतिहास है। मैं इतना जानती थी, हमारे देश के उच्च वर्ण के चालाक लोग जाति भेद मानते हुए इंसानों में भेदभाव करते हैं। जाति के नाम पर स्वयं को श्रेष्ठ कहने वाले जाति व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। वे समाज व्यवस्था में ऊंच नीच की विषमता बनाए रखने के लिए अपने ढंग से कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष रूप से धर्म और परंपरा के नाम पर लोगों से इन बातों का पालन करवाते हैं। सामाजिक व्यवहार में मैं इन बातों को देखती थी। लोग ऐसी परंपराओं से अपना लाभ निकालते थे। प्रकाश हाईस्कूल के शिक्षक भास्कर पांडे ने ज्योतिष विद्या के साथ वास्तुशास्त्र का भी अध्ययन किया था। वे हमसे बहुत आत्मीयता, अपनेपन के साथ मिलते थे। हमें बहुत सम्मान देते थे। वे ब्राह्मण नहीं थे, ओबीसी तेली जाति के थे, मगर अपनी ज्योतिष विद्या को चलाने के लिए उन्होंने अपना सरनेम पांडे रख लिया था। वे कभी अपने पांडे होने के विषय में खूब हंसते हुए अपनी बातें बताते थे। इसमें मेरा कसूर नहीं है, यह यहाँ की पद्धति का कसूर है। यहाँ के लोग इतने जड़ बुद्धि हैं कि इन्हें किसी भी तरह नहीं समझाया जा सकता। बस पंडित कह दो, आंखें मूंद कर उसे महान विद्वान मान लेंगे। भले ही वह अनपढ़, गंवार, नालायक, चरित्रहीन कुछ भी हो, लोग उसके पैर छूने जाएंगे। हमारे पास कितनी भी विद्वता हो, मगर वे हमको छोटा ही समझते हैं। तब क्या करना? मूर्खों को समझाने के लिए उन्हें और मूर्ख बनाना पड़ता है। पांडे नाम सुनकर लोग मेरे पैरों पर गिरते रहते हैं। मुझे तो हंसी आती है, बहुत मज़ा आता है। भास्कर पांडे की बातों में सच्चाई थी। उनके माथे का तिलक, उनका बोलचाल, रहन सहन देख कर सब उन्हें पांडे ही मानते हुए उन्हें ब्राह्मण विद्वान मानते थे। उनकी ये बातें सुनकर मुझे लोगों की मानसिकता पर अफसोस होता था। साथ ही समाज की ऐसी रूढ़ी परंपराओं पर गुस्सा आता था। यह हमारी समाज व्यवस्था और सामाजिक मानसिकता का सच था।
मैं भी सोचती थी ऐसे बुरे लोगों को उन्हीं की नीतियों से लताड़ना चाहिए। समाज में सामान्यतः लोगों की यही धारणा रहती है, जाति भगवान ने बनाई है, भगवान के नियमों को मानना ही धर्म है। धार्मिक पौराणिक कथाएं, प्रवचन उपदेश की बातें सभी के माध्यम से ब्राह्मण वर्ण को श्रेष्ठ बताते हुए कहा जाता है, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। मैं कहती हूँ वे ब्रह्मा के मुख से पैदा कैसे हुए? यह बात क्यों लोग नहीं सोचते? कभी इस पर तर्क क्यों नहीं करते? कभी शंका कुशंका क्यों नहीं करते? 20वीं सदी के वैज्ञानिक युग में भी इस बात की सच्चाई क्यों कबूल नहीं की गई? क्यों अभी भी ब्राह्मणों को श्रेष्ठ कहा जाता है? 21वीं सदी में भी हमें वर्ण भेद के आधार पर समाज में अतिशूद्र अछूत मानकर अपमान और तिरस्कार का जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है। उच्च वर्ण के चालाक लोगों ने लेखन, वाचन और भाषण प्रवचन से इन बातों को समाज में हमेशा व्याप्त रखा है। तब सामान्य सवर्ण और बहुजन वर्ण भेद, जाति भेद की मानसिकता से कैसे मुक्त हो सकेंगे? अछूत अपमान की पीड़ा से कैसे बच सकेंगे? इसके लिए संघर्ष, विरोध और विद्रोह चाहिए। तभी जातिवादी मानसिकता को तोड़कर सामंतवादी मानसिकता का निर्माण हो सकेगा। समाज की भेदभाव की नीति के विरुद्ध मेरे मन में आक्रोश भरने लगा था। उन दिनों मैं अपने जाति समुदाय के उत्थान के विषय में सोचने लगी थी। एक शिक्षिका होने के नाते अपने जाति समुदाय को प्रगति और परिवर्तन की बातें समझाने लगी। लेखन, भाषण और चर्चा बातचीत के द्वारा अपने लोगों को समझाकर पुरानी परिपाटी को बदलने के लिए मैं अपने ढंग से प्रयत्न करने लगी। चुप रहकर अपमान और संताप सहने के विरुद्ध उन्हें समता, सम्मान के साथ जीने की बात कहने लगी। इसके पहले मेरे जीवन में कुछ अलग था। मैं भाषण देने के नाम से बहुत डरती थी। ठाकुर जी मुझे प्रोत्साहित करते थे, भाषण लिख कर भी देते थे। मैं भाषण याद करती, मुद्दे याद करती, मगर भाषण के समय माइक के सामने जाते ही सब भूल जाती। संबोधन के बाद कुछ याद ही नहीं आता था कि क्या बोलना है। पहली बार मैंने लिखा हुआ भाषण देखकर पढ़ा था। घबराहट में एक पंक्ति को 2-2 बार पढ़ा। तब मुझे बहुत शर्म महसूस हुई थी। फिर भी मैं अपने जाति समुदाय की एकमात्र महिला थी जो अपने लोगों के बीच जाकर मंच में बोलती थी। ठाकुर जी 1965 के पहले से सामाजिक कार्यों में जुड़े थे। 1974 में उनके साथ मैं भी सामाजिक कार्यक्रमों में जाने लगी थी। भाषण, उद्बोधन, विचार गोष्ठी, चर्चा कार्यक्रम में सबके विचार सुनती थी। धीरे धीरे मुझ में आत्मविश्वास आने लगा। वैचारिक पृष्ठभूमि बनने के बाद मैं आत्मविश्वास के साथ स्वतः प्रेरणा से भाषण उद्बोधन करने लगी। निडरता के साथ मंच से बोलने लगी, अपने विचार व्यक्त करने लगी। समाज के लोगों से मुझे प्रोत्साहन मिलता रहा। मैं अपने विचार बताऊं, भाषण दूं, इसके लिए ठाकुर जी, सोहनलाल तांबे जी, गोवर्धन डगोरिया जी का आग्रह रहता था। मैं सामाजिक कार्यों में भाग लूं, ठाकुर जी को इसमें गर्व महसूस होता था। मैं नागपुर के अपने जाति समुदाय में उच्च शिक्षित शिक्षिका थी। सबकी यह अपेक्षा रहती थी मैं सामाजिक जागृति के लिए अपना समय और सहयोग दूं। सामाजिक कार्यक्रमों में अपने जाति समुदाय से मुझे बहुत मान सम्मान मिला। उनके बीच मेरी एक पहचान बनती गई। कभी सामाजिक उद्बोधन के कार्यक्रमों में मैं न जाऊं तो लोग उम्र और रिश्ते के अनुसार पूछ पूछ कर परेशान कर देते थे। मैडम क्यों नहीं आई, बहू क्यों नहीं आई, काकी क्यों नहीं आई। ठाकुर जी कार्यक्रमों में मुझे साथ ले जाते थे। 1979 में नागपुर के भालदारपुरा क्षेत्र में सुदर्शन वाल्मीकि जाति उपजाति समुदाय का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें वाल्मीकि समाज के नेता बूटा सिंह को दिल्ली से नागपुर निमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में मैंने बूटा सिंह जी और समाज के सभी छोटे बड़े नेताओं के सामने अपने विचार रखे थे। बच्चों की शिक्षा का महत्व, समाज की एकता और जाति समुदाय से जुड़े पैतृक रोजगार से छुटकारे की बात जोरदार ढंग से कही थी।
तब सुदर्शन वाल्मीकि समाज के नेता और सभी लोग मेरे विचार और भावनाओं से प्रभावित हुए। बूटा सिंह ने मेरी प्रशंसा करते हुए कहा था, सुशीला बहन जैसी हमारी महिलाएं सामने आएंगी तो हमारे समाज की प्रगति ज़रूर होगी। उनके द्वारा बहन कहे जाने पर मुझे बहुत गौरव का अनुभव हुआ था। इसके बाद मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ अपनी जिम्मेदारी समझकर समाज प्रबोधन के कार्यक्रमों में जाने लगी थी। अपनी सामर्थ्य और सीमा के अनुसार समाज का मार्गदर्शन करने लगी थी। मुझे शुरू से नागपुर के अपने जाति समुदाय का बहुत सम्मान और विश्वास मिला है। कई बार तो उनके श्रद्धा सम्मान की मैं ऋणी होने का अनुभव करती रही हूँ और इसके बदले अपने समाज की जागृति प्रगति में अपना सहयोग हमेशा देते रहने का दृढ़ निश्चय कर अपना कर्तव्य पूरा करती रही। इसके साथ मैं घर और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाती रही। पिंकी बेटी का जन्म अक्टूबर 1980 में हुआ था। घर का काम और जिम्मेदारियां बढ़ गए थे। बच्चों को संभालने के लिए कुछ महीने चचेरी ननद की बेटी कभी मीना कभी माया हमारे साथ रही थी। उनके न रहने पर गिरधारी लाल सोलंकी जी के घर उनकी मिसेस और बच्चों के भरोसे रोती हुई बेटी को छोड़कर मैं अपने स्कूल की नौकरी पर जाती थी। बेटी के साथ कुछ कपड़े और दूध की बोतल रख देती। बच्ची रोती रहती थी। शरद बेटे का एडमिशन गांधी बाग के लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल में कर दिया था। बेटे की उम्र कम थी, उसे 11 बजे कॉन्वेंट में छोड़ देते। बच्चा कभी रोता कभी सोते रहता। 3 बजे हमारे स्कूल में ले आते थे। पिंकी को कभी सोलंकी जी के घर कभी किसी रिश्तेदार के घर छोड़ते। शाम 5 बजे गुमसुम उदास दोनों बच्चों को लेकर घर आते थे। 1981 में हमने मानेवाड़ा रोड के तुकडौजी चौक पर मकान खरीदा। यह कम इनकम वालों के लिए बनाए गए LIG हाउसिंग बोर्ड के 1 कमरा 1 किचन का ब्लॉक था। यह घर मेरा फंड निकालकर लगभग 15,000 रुपये में खरीदा था। उस समय हमारे लिए 15,000 रुपये भी बहुत बड़ी रकम थी। पहली बार अपने खरीदे हुए घर में आकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। 10 गुणा 20 फुट के इस घर में 10 गुणा 10 का एक कमरा था। वही हमारा ड्राइंग रूम था, वही बेडरूम, वही स्टडी रूम था। छोटा सा किचन था। सामने 2 फुट चौड़ी गैलरी थी। गैलरी में खड़े होने पर तुकडौजी चौक से दूर तक नज़ारा दिखता। स्कूटर गाड़ियाँ सतत प्रवाह के रूप में सड़क पर दिखते। रात में सड़कों पर दूर तक स्ट्रीट लाइट की कतारें दिखती। सड़क के किनारे हरे भरे झाड़ों पर सुबह शाम पक्षी चहचहाते। गैलरी से ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का सौंदर्य दिखाई देता। तब मैं देर तक बाहर खड़ी रहकर आसमान का सौंदर्य देखती थी। पक्षियों का स्वर मन में उल्लास भर देता था। गर्मी के दिनों में हम अपने ब्लॉक की छत पर सोते। तब मैं सोने के पहले ढेर सारे तारों को देर तक देखती थी। ऐसा सुख पहले नहीं मिला। यहाँ आकर सुकून मिला था। फिर भी थोड़ी खुशी थोड़े सुख के साथ समस्याएं और अशांति साथ साथ ही रहते थे।